बेहतरीन माशरती नावल गुफ्तगू खुशबुओं से की दूसरी किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। ज़िंदगी बहुत सुबक रफ्तारी से गुज़र रही थी। बच्चे बहुत दिन से घूमने की फरमाइश कर रहे थे। मैंने हबीब से कहा, मगर उन्होंने मसरूफ़ियत का रोना रो दिया। आखिर हसीब को तैयार होना पड़ा। बच्चों ने फरमाइशी जगहों की लिस्ट तैयार कर रखी थी। मैंने सर पर हाथ मारा। आखिर जोहा ने बच्चों को राज़ी कर लिया और शहर के खूबसूरत डैम की तरफ चलने का मंसूबा बनाया। यहाँ आकर हम सब खुश थे। मौसम भी आजकल बहुत रोमान परवर हो रहा था। उस पर शाम का वक्त मैं बच्चों को हिदायत दे देकर परेशान हो चुकी थी। हसीब बेफिक्री से मसनूई पहाड़ी पत्थरों पर बैठे इन मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। मुझे ख्वामख्वाह का गुस्सा आया। अगर एक दो बच्चों को संभाल ले तो उनका क्या बिगड़ जाएगा। 16.5 साला जोहा अंगूरी सूट में बहुत खिली खिली लग रही थी। बच्चों में लगी वो बहुत शौक हो रही थी। मेरी कोई सुन नहीं रहा था। डैम के पानी को देखकर मेरी तो रूह फना हो रही थी। मगर हाय रे, बच्चे मेरी दिली कैफियत से बेपरवाह शरारत कर रहे थे। बार बार डैम के पानी को झांकते मैं बच्चों की तरफ से ज़्यादा फिक्रमंद थी, जबकि जोहा की तरफ से बेफिक्र थी। वो उनके मुकाबले में बड़ी और समझदार थी। मगर मुझे जल्द ही ये मालूम हो गया कि मेरी मोहब्बतों ने उसे अभी तक ये एहसास ही नहीं बख्शा कि वो बड़ी और समझदार है। तेज़ी से पत्थरों से उठकर भागते हसीब ने जाली से आधी नीचे लटकती जोहा को बाजुओं में थाम कर ऊपर उठाया था। मेरी तो रूह ही फना हो गई। तस्वर में हौलनाक मंजर देखकर मेरा दिल रुकने के लिए तैयार न था। मैं निढाल सी ज़मीन पर बैठती चली गई। जोहा भी अपने हवास खो रही थी। हसीब उसे हाथों पर उठाकर मेरे पास लाए और बहुत एहतियात से मेरे पास लिटा दिया। और अचानक मेरे दिल को कुछ हुआ था। मैंने तेज़ी से जोहा का हाथ पकड़ा और गाड़ी में बैठ गई। इस वाक़े के बाद जोहा मुझे एकदम बड़ी बड़ी लगने लगी। गुमसुम सी जोहा अपने काम में लगी रहती, मुझसे ज़िद करनी छोड़ दी थी। बच्चों से लड़ना और हसीब से नित नई फरमाइशें भी तर्क कर चुकी थी। शुरू में मैं इस वाक़े का असर समझती रही, मगर उसके मुस्तकिल इस रवैये ने मुझे चौंका दिया था। वो मेरे इतने करीब थी कि मैं इसकी ज़रा ज़रा सी बात पर बहुत तशवीश में मुब्तला हो जाती थी। और अब तो वो यकसर बदल गई थी और इस तब्दीली को घर के हर फर्द ने महसूस किया था। जोहा और मैं इस दिन लॉन में बैठे थे। इसे भी मेरी तरह फूल पौधों का बहुत शौक था। मैं बैठी बच्चों की शर्ट के बटन टाँक रही थी और वो मुस्तकिल मुझसे फूलों पर डिस्कस कर रही थी। थोड़ी देर बाद ही मेरा देवर हसीब इधर ही चला आया। वो बाहर से क्रिकेट खेल कर आया था और उसने हस्ब आदत अपने सर से हैट उतार कर जोहा के सर पर रख दी और जोहा को गोया करंट लगा था। उसने उसी लम्हे हैट उतार कर मेज़ पर रख दिया। मैंने चौंक कर उसे देखा। हसीब ऐसे तो अक्सर इसे छेड़ देता था, मगर जोहा का ऐसा रिस्पॉन्स तो कभी नहीं देखा। हसीब से बरसों पहले उससे इसी अंदाज में तो दोस्ती हुई थी। हसीब ने गाड़ी की चाबी उसके आगे घुमाई। आइसक्रीम चलेगी, मगर जोहा नज़रअंदाज करके मेरी तरफ मुतवज्जो हो गई। ओके, लगता है नाराज़ हो। हसीब इसकी पोनी हिलाते हुए अंदर चला गया और मेरे अंदर अचानक सवालों की बौछार हो गई। आखिर गुड़िया, तुम्हें हुआ क्या है? इतनी बोर हो गई हो? चुपचाप का रोज़ा रखा है? हसीब ने इसके चेहरे को झांक कर देखते हुए कहा। जोहा वहाँ से चल दी। हसीब ने हाथ पकड़ा, जिसे जोहा ने बेदर्दी से झटका। ये मंजर मेरी आंखों ने किचन की खिड़की से देखा था। मैं वहाँ से हट गई क्योंकि जोहा मेरी तरफ ही आ रही थी। मेरे दिल ने अचानक कोई गलत सिग्नल दिया था और इस वक्त मैं सख्ते किसी कैफियत में आ गई जब वो शाहिद भाई के एक ही ऑफ़र पर अपने घर चली गई। उस पर तुर्रा ये कि वो लौटना भूल चुकी थी। मैंने फ़ोन किया। सबीन भाभी ने अटेंड किया और बताया वो अरसलान अरमान के हमराह मार्केट गई है। ओह, मेरे होठों से एक लंबी सांस खारिज हुई। नज़रों ने बेअख्तियार लॉन में बच्चों के हमराह जोहा को ढूंढा था। शाहिद भाई ने फ़ोन पर कहा, जोहा से दोनों भाई बहुत अटैच हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि जोहा अब इधर से ही कॉलेज चली जाया करेगी। आप जोहा से पूछे। मैंने अपनी हैरत पर काबू पाते हुए उनसे कहा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद माउथ पीस से जोहा की मुतरन्निम आवाज़ उभरी। फुप्पो, ये दोनों शरीर मुझे आने नहीं दे रहे हैं। मैं तो आना चाह रही हूँ। अब आप बताएं। वो मुझसे सवाल कर रही थी कि जो मेरी लम्हा भर की जुदाई बर्दाश्त नहीं करती थी। हेलो फुप्पो, सुन रही है ना? हाँ हाँ, ओके बेटा, तुम मिलने आती रहना, मैंने कहकर फ़ोन रख दिया। उसी लम्हे मेरी नज़रें लाउंज में दाखिल होते हसीब पर पड़ी। किससे बातें हो रही हैं? उसने फ़ोन के करीब मुझे देखकर खुशदिली से पूछा। जोहा से। मैंने गौर से इसके चेहरे को देखते हुए कहा।
जोहा, हाँ भाई, अब उसे आ जाना चाहिए, पूरे 6 दिन हो गए। उसे गिनती तक याद थी, वो आना नहीं चाहती है। मैंने धीरे से कहा, वॉट, इम्पॉसिबल, देखिएगा वो नोटी गर्ल 1-2 दिन में आ धमकेगी। वो कहकर बाहर निकल गया और मैं इसके अंदाज से कुछ भी अख्ज़ ना कर पाई। सबीन भाभी ने मुझे बुलाया था फ़ोन पर और मैं बच्चों के हमरा चली आई। जोहा बहुत खुश हुई। मैं भी कई मिनट इसे सीने से लगाए अपने इर्द गिर्द को भूल गई थी। मैं 2 दिन वहाँ रुकी और इस तमाम वक्त ने मुझ पर अच्छी तरह साबित कर दिया कि वो पुरअसरार खामोशी जो अचानक ही जोहा का अहाता कर गई थी, वो अभी तक कायम थी। तुम्हें क्या हो गया है? मैंने इसके बालों को बनाते हुए बहुत प्यार से पूछा। पता नहीं कौन सा खौफ मेरे दिल में अचानक कुंडली मारकर बैठ गया था। पप्पो, आपको क्या लगता है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने पलटकर मेरे गले में बाहें डाल दी। तो फिर घर चलो, तुम्हें सब बहुत मिस करते हैं। अम्मी, पापा, तुम्हारे फूफा। वो बहुत गौर से मुझे देख रही थी। मैंने एक नज़र उस पर डाली और नज़रें दूसरी तरफ मरकूज़ कर दी। और हसीब, मैंने उसे चोर नज़रों से देखा। वो जो बहुत महवियत से मेरा मुंह तक रही थी, अब गर्दन झुका चुकी थी। पता नहीं क्या हुआ है इसे। मैं एक बोझ लिए वापस आ गई। मैंने कमरे में झांका। हिबा हमना बैठी लूडो खेल रही थी। मुझे एकदम जोहा की कमी बहुत शिद्दत से महसूस हुई। जोहा, मैंने दिल ही दिल में उसे पुकारा। क्या हुआ भाभी, जोहा क्यों नहीं आई? हसीब ने खाना खाते हुए मुझसे पूछा। पता नहीं है, वो वहीं रहना चाहती है। मैंने उसे गौर से देखते हुए कहा। हसीब ने कांधे उचकाए। मेरे मुंह में एकदम कड़वाहट घुल गई। ये मर्द का मुआशरा है, वो तो यूं ही बहादुरी का लिबास ओढ़े फिरता है। मेरा दिल खाने से उचाट हो गया और मैं हबीब के टोकने के बावजूद पानी पीकर उठ खड़ी हुई। मैं इस दिन शॉपिंग के लिए हसीब के साथ आई तो अचानक मैंने घर चलने की फरमाइश की, जिसे कुछ तरद्दुद के बाद मेरे देवर ने कबूल कर लिया और हम घर आ गए। मेरे साथ सिर्फ हिबा थी। अंदर कमरे से निकलती जोहा की नज़र मुझ पर पड़ी। वो तेज़ी से मेरी तरफ लपकी। उसी लम्हे मेरे पीछे उसे हसीब नज़र आया और वो वहीं रुक गई। मैंने मुड़कर हसीब को देखा। वो खामोश खड़ा मुझे अपनी ही तरह कुछ कंफ्यूज नज़र आ रहा था। मैं जोहा की तरफ बढ़ी और वो हसीब को सलाम करके मेरे साथ अंदर चली गई। सरासर नॉर्मल अंदाज था। मुझे इसकी बेमरवती ने गमों अंधों में डाल दिया। अंदर अचानक कहीं मातम पड़ा था। मेरे खुदा, मुझे इस खौफ से निकाल। वो कौन सी वजह है जिसने 12 साल के तमाम रिश्तों को दोनों के दरमियान से ख़त्म कर दिया है? वापसी में हसीब बिल्कुल खामोशी से ड्राइविंग कर रहा था और गाड़ी बरेली के उन रास्तों पर भागी जा रही थी जिन पर एक जगह मेरी ससुराल पड़ती है। हसीब की नौकरी लग गई और उसके लिए लड़कियों की देखभाल में एकदम शिद्दत आ गई और आखिर एक लड़की पसंद आ ही गई। मंगनी की तैयारियां शुरू हो गई। मैंने जोहा को फ़ोन किया तो उसने बताया कि हसीब की मंगनी है और दूसरी तरफ अचानक खामोशी ने मेरे दिलो दिमाग में घंटियां सी बजा दी। हेलो जोहा। हाँ पप्पो, मेरा पेन गिर गया था। आप क्या कह रही थी? उसने अपने लहजे को नॉर्मल करने की बहुत कोशिश की थी और मेरे पास लफ्ज़ ख़त्म हो चुके थे क्योंकि उसकी आवाज़ काँप रही थी। मैंने जल्दी से बात ख़त्म करके फ़ोन क्रेडल पर रख दिया। शाहिद भाई की कॉल्स ने मुझे बताया कि हसीब 3 मरतबा आ चुका है और मैंने दिल के अंधेरे में उम्मीद की किरण टटोली, मगर कोई सिरा मेरे हाथ नहीं लग रहा था। मेरे लिए ये लम्हे अज़ियतनाक हो चले थे। मैं बच्चों में घिरी हूँ या अपने शौहर से बातों में मसरूफ़ हूँ। दिल बस जोहा की उधेड़ बुन में ही लगा रहता। जोहा, मैं उसे पुकारती। मैंने तो सिर्फ मोहब्बतें बांटी हैं, दिलों को जोड़ा है, अमन के कबूतर उड़ाए हैं, फिर अचानक ये काले नाग मुझसे क्यों लिपट गए हैं? मैं बैठी शाम की सब्जी काट रही थी, साथ ही हमना की याद की हुई पोयम भी सुन रही थी जब हसीब मेरे पास आया और हमना को लॉन की तरफ भेज दिया। उसने एक बार इधर उधर देखा। उसके इस अंदाज पर मैं चौंकी थी, मगर खुद को अनजान जाहिर किया, मुबादा मेरे तजस्सुस से कुछ अख्ज़ ना कर ले। मेरी सास अपने कमरे में थी। उसने इत्मीनान से कुर्सी खींची और बैठ गया। भाभी, आपसे एक बात करनी है। उसके लफ्ज़ होंठों से अदा हुए और मेरा दिल बुरी तरह फड़का, मगर मैंने खुद को बज़ाहिर पुरसुकून जाहिर किया। हूँ, आप इस मंगनी को ख़त्म समझिए। मेरा हाथ लर्जा। फिर मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। आप जोहा को ले आइए। जोहा को? वो आना नहीं चाहती, मैंने बहुत सुकून से जवाब दिया। हसीब ने पहलू बदला। गालिबन आप समझी नहीं। तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने सब्जी के परात उठाते हुए चलने की तैयारी की। भाभी, जोहा को हमेशा के लिए ले आइए। क्या आप समझ गए? उसने धीरे से कहा। नहीं, मैं ना समझी हूँ और ना समझना चाहती हूँ। यहाँ इसकी जोड़ का कोई नहीं है। मैंने रुखाई का भरपूर मुजाहरा किया। भाभी प्लीज़, आप समझने की कोशिश करें। ये एक तरफ़ा नहीं, 2 तरफ़ा रजामंदी है। ये राह आप लोगों को सुझानी चाहिए थी, मगर खैर, अब आप इसे ब्याह कर ले आए। उसने बहुत खुलकर कहा। मुझे लगा खौफ से मेरा दिल सीने से बाहर आ जाएगा। मैं घबराकर खड़ी हो गई। रिलैक्स भाभी, उसने हाथ उठाकर कहा। मेरी गोयाई चंद लम्हों के लिए ख़त्म हो चुकी थी और जब बहाल हुई तब भी लहजा लड़खड़ा रहा था। ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता।
मेरी गर्दन धीरे धीरे नफ़ी में हिलने लगी और आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता होकर बुलंद हो गई। मेरी आंखों में भी मिर्चें सी भर रही थी। मैं बार बार पलकों को झपक रही थी। वो कुछ देर मुझे देखता रहा। भाभी, तमाम लोगों को राज़ी करना आपकी जिम्मेदारी है, वो कहकर एक झटके से उठा और ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। मैंने बेबसी के आलम में उन जगहों को देर तक तका जहाँ से अभी हसीब गया था। आज तमाम शक हकीकत बनकर सामने आ रहे थे और खौफ अपनी जगह पहले से ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर चुका था। क्या ये किसी कमज़ोर लम्हे पर पर्दा डालने की कोशिश है? मैंने खुद को किचन तक बमुश्किल घसीटते हुए सोचा। आपने कभी फरिश्ते देखे हैं? ऐसे फरिश्ते जो खाते भी हों, पीते भी हों, इंसान की तरह नज़र आते हों, मगर उन पर फरिश्तों का गुमान हो। पता नहीं आपने देखे हैं या नहीं, लेकिन मैंने तो 2 फरिश्ते अपने घर, अपने आसपास देखे थे। पहले मुझे उनके फरिश्ते होने पर गुमान था, फिर बाद में ईमान की हद तक यकीन आ गया। जी हाँ, मैं जिस बात को नामुमकिन समझ रही थी वो एक नाकाबिल यकीन हद तक सच्चाई बनकर मेरे सामने आ चुकी थी। जोहा इस घर में दुल्हन बनकर आ गई, जिसे मैं अब से 12 साल पहले अपनी औलाद की तरह गोद में उठाकर लाई थी, और ये सब कुछ मेरे इंसान नुमा फरिश्तों जैसे सास ससुर के तुफैल आसानी से हो गया। उन्होंने एक बार भी ये ना पूछा कि जिसे हम एक नन्ही बच्ची समझते रहे, इसे तुम अचानक ब्याह कर लाने का क्यों सोचने लगी। और बहुत मुश्किल काम बहुत आसान हो गया। मुझे तो याद नहीं पड़ता मैंने कोई इतनी बड़ी नेकी की थी जिसका फल मुझे आजमाइश और रुसवाई से निजात की सूरत में मिला। हसीब एक अच्छे अखलाक का सुलझा हुआ लड़का था, और जोहा से इसकी वालियाना मोहब्बत ने मेरे दिल में भड़कती आग पर शबनमकारी तो ज़रूर कर दी, मगर चिंगारियाँ अभी भी दबी हुई थीं। जहाँ बच्चे इस नई तब्दीली से खुश थे, वहीं हबीब और मम्मी पापा भी बहुत मसरूर थे, और मैं भी मुतमईन सी थी। जोहा मेरे पास हमेशा के लिए आ चुकी थी। जोहा के पायल की छन-छन मेरे दिल में सास की तरह बज रही थी। उसकी चूड़ियों की खनक मेरे करीब आकर गूंजी। मैंने मुड़कर देखा। जोहा मेरे करीब खड़ी थी। इसने हंसकर अपने बाजू मेरे गले में डाल दिए। आओ बैठो। मैंने बच्चों का सामान समेटकर उसे बैठने को जगह बनाई, मगर वो मेरी गोद में सर रख कर लेट गई। कितने दिन हो गए आपकी गोद में लेटे हुए, उसने लाड से कहा। बच्चे स्कूल गए हुए थे, तीनों मर्द बाहर अपने कामों पे, और सास एक रिश्तेदार की यहाँ गई हुई थी, इसलिए घर में खामोशी का राज था। तुम आगे नहीं पढ़ोगी? मैंने इसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। पढ़ूंगी, फूफा तो बीए को कह रहे थे। और हसीब, मैंने हंसकर पूछा, वो भला क्या कहेंगे? मेरी मर्जी पर छोड़ दिया है, उसने कदरे रुक रुक कर जवाब दिया। कैसा रवैया है इसका तुम्हारे साथ? मैंने सवाल किया। आपको कैसा लगता है? उसने शर्माकर पूछा। अच्छा, बहुत ही अच्छा, मैंने जवाबन कहा। वैसे ही सब कुछ बहुत अचानक हुआ, बिल्कुल नामुमकिन सी बात मेरे होठों से बेख्तियार निकला। मुझे फ़ौरन अपनी बात पर अफसोस हुआ। जोहा अपनी उंगलियों को मरोड़ने लगी। मुझे शर्मिंदगी हुई। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सदा के लिए मेरे पास आ गई, नहीं तो बिछड़ने की घड़ी करीब ही आ लगी थी। मैंने झुककर इसकी पेशानी चूमते हुए अपनी बात का तासुर मिटाने की कोशिश की। फुप्पो, एक बात बताऊं, एक वो राज जिसे मेरे और हसीब के अलावा कोई दूसरा नहीं जानता। इसने उठकर मेरे चेहरे को देखते हुए धीमे से कहा। मेरे दिल में अचानक कुछ हुआ था, और कानों ने कोई नापसंदीदा बात सुनने से इनकार करने की कोशिश की, मगर लब गोया सिल गए थे। हम नहीं जानते आने वाला लम्हा हमें क्या सुनाने वाला है, और जब सुना चुका होता है तो कभी कभी सारी उम्र एक ही बात सुनने के बाद समात फिर कुछ सुनने के काबिल नहीं रहती। मैंने दुस्दीदा नज़रों से उसे देखा। पुप्पो, ये वाकई नाकाबिल यकीन था, और होना भी चाहिए, मगर वो कहकर रुकी। मैंने बेचैनी से उसे देखा। कुछ लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद उसने एक लंबा सांस लेकर लब खोले। जो नामुमकिन था और गलत था, उसे दिमाग ने तस्लीम करने से इनकार किया था, मगर दिल ने समझने की कोशिश नहीं की। मैंने आँख फाड़कर उसे देखा। दिल कहीं पाताल में उतर रहा था, मगर वो मेरी हालत से बेखबर नज़रें दूसरी तरफ फेरे बोल रही थी। पुप्पो, उस दिन डैम पर एक बेवकूफ़ी की बिना पर हसीब जब मुझे बाजू पर उठाकर लाए, जभी, हाँ यकीनन जभी मुझ पर किसी अनहोनी सी बात का इदराक हुआ था। किसी जज्बे ने मुझ पर अचानक गलबा पाया था, और वो बात और ख़यालात मेरे लिए बाइसे शर्मिंदा थे। मैं खुद से भी शर्मिंदा थी, और आप और हसीब और घर में दूसरे सभी लोगों से जिन्होंने मुझे बेटी बनाकर पाला था, मगर वो मेरे बस में तो न था। इसीलिए मैं अचानक अपनी अंदर की आवाज़ दबाने की खातिर खामोश हो गई और आखिर घर लौट गई। फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरे अचानक बदले रवैयों ने हसीब को शायद कुछ सोचने पर मजबूर किया था, और वो बार बार सुमेरा हाउस आकर वो सब कुछ जान गए थे जिसे मैं खुद से छुपाती रही। हसीब फरिश्ते से है, बिल्कुल पाक नीयत, पाक तीनत, मगर जब उन्हें मेरे जज्बों का इल्म हुआ तो सब कुछ खुद पर ले लिया, और मुझे खुशियाँ और सुरखुरी दोनों एक साथ अता की। ओह, मैंने रुक रुक कर चलते दिल को बहाल होते खूब महसूस किया, और इत्मीनान की ऐसी बारिश हुई कि सारी चिंगारियाँ बुझ गई।
ये तो बचत ही बचत है, दिल ने हंस कर कहा। और ये राज भी मुझ पर आश्कार हो गया कि डैम पर हम फूफी भतीजी को एक साथ इल्म हुआ था कि अब जोहा बड़ी हो गई है। हिबा लान में मेरी नंद रोशन आरा के 11 साल लड़के जुनैद के साथ खेल रही थी। जुनैद को पढ़ने की खातिर इसके वालिद कनाडा से ख़ास तौर से ये कहकर छोड़ने आए थे कि हिंदुस्तान ही में पढ़ेगा। इस हिसाब से जुनैद को अब यहीं रहना था। 10 साल या 15 साल कोई गिनती नहीं। जोहा की ज़िंदगी आज उसके मुंह से सारी बात जानने के बाद मुस्तकिल मेरी तस्वुर की आँख के सामने किसी फिल्म की तरह चल रही थी। जोहा अंदर हसीब के पास थी और वो अभी ड्यूटी से लौटा था। मुश्तबा, मुर्तज़ा और हमना गेट से बाहर खेल रहे थे। अचानक सामने का मंजर तब्दील हुआ। जुनैद 5 साला हिबा को गोद में लिए घुमा रहा था। मुझे लगा हिबा जोहा है और जुनैद हसीब। नहीं नहीं, मैंने सर झटका। अभी तो एक अजाब से निकली हूँ, बार बार ये अजाब मेरा मुकद्दर नहीं बन सकता। इस बार बचत हो गई, खुदा ने रहम किया, मगर ये खुदा की इनायत और बचत ज़रूरी तो नहीं कि हर बार मेरा मुकद्दर बने। मोमिन एक बिल से दोबारा नहीं डसा जाता, हदीस मेरे कान में गूंजी। मैं तेज़ी से किचन से निकली और हिबा को आवाज़ देने लगी। वो भागती हुई मेरे पास आई। मैंने उसे गोद में उठाया और किचन की तरफ चल दी। जुनैद मासूमियत से अपनी दोस्त को बिछड़ते हुए देख रहा था। जुनैद बेटा, तुम उधर नानी की तरफ जाओ, वो तुम्हें कहानी सुनाएंगी। मैंने इसकी भी दिलजोई की। हिबा हमना को मैंने अपने परों में छुपा लिया। जुनैद और उनके दरमियान एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो किसी ने नहीं देखी। हाँ, मैंने अपनी बच्चियों को जुनैद से दूर कर दिया, और सब इस कदर गैर महसूस तरीके से कि किसी को इल्म नहीं। मगर मैं जानती हूँ मेरा खुदा मेरी एक एक हरकत पर नज़र रखे हुए है। मैं अपने इक़दाम से मुतमईन हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं इस्लाम और सालेह माशरे की खामोश खिदमत कर रही हूँ।